अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6। थोड़ा सा डिले हो गया एक दो दिन का, बट इंशाल्लाह आगे से कोशिश करेंगे कि टाइमली लेक्चर्स आ सकें। और सबसे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो काइंडली वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें आप। डेली बेसिस पे टिप्स आ रही हैं। मैंने जैसे कि ये आप देख लें, फ्री डेंटल कैनवा की किट भी की है, और बहुत सी मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, कैसे मुझे प्रोजेक्ट मिलता है और क्या सारा सिनेरियो होता है। तो मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करें और मज़ीद टिप्स लें। तो जी आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है कंपैरेटर एनालिसिस पे, कि कंपैरेटर एनालिसिस क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा था, अब इसमें हम कंपैरेटर एनालिसिस करेंगे कि आप या आपका क्लाइंट अकेले इस मार्केट में नहीं हो, आपके कुछ कंपेटिटर्स भी हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में हैं, उनकी स्ट्रेटजीज विनिंग है, तो आप उनकी स्ट्रेटजीज को देख एनालाइज कर सकते हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही। तो इस तरीके से आपको कंपैरेटर एनालिसिस कैसे करते हैं वो इस लेक्चर में आज मैं डिटेल पढ़ूंगा। और आप अगर ये कंपैरेटर एनालिसिस आपको सही करने आ गया तो आप यकीन करें कि काफ़ी हद तक आप चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे अपने क्लाइंट्स की। कंटेंट स्ट्रेटजी का ही ये पार्ट आप समझें कि ये जो है कंपैरेटर एनालिसिस। तो इसमें आप बेसिकली कंपैरेटर एनालिसिस होता है, आप मार्केट में देखते हो कि क्या चल रहा है। ज़ाहिर बात है आपने अपनी ऑडियंस में देखना है, आपने अपनी ऑडियंस को देख के कि मतलब कि आपकी नीश का जो भी बंदा है वो क्या कर रहा है। अब अगर मेरा सोशल मीडिया है तो मैं देखूंगा मेरे जो बाकी सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो मैं उनको देखूंगा, उनकी स्ट्रेटजीज को देखूंगा। तो इसी तरीके से आप मार्केट से सीखते हो। इसमें क्या होता है कि कंपेटिटर्स शो व्हाट ऑडियंस लाइक। मैं मेरा अगर कोई कंपेटिटर है तो मैं देखूंगा कि उसकी जो ऑडियंस है वो क्या लाइक कर रही है, क्या वो फ्री कैनवा की किट्स लाइक कर रही है, या वो मीम्स इस तरह की लाइक कर रही हैं, या वो और क्या चीज़ लाइक कर रही हैं, ठीक है। कि क्लाइंट हंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं या कोई पर्सनल स्टोरी बता रहे हैं उसको पसंद कर रही है, तो आपको पता लगेगा कि ऑडियंस आपकी क्या पसंद करती है, ठीक है। इससे आपको ये क्लियर होता है कि हाँ जी मुझे भी इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा तो ज़रा मेरा अकाउंट स्टेबल होगा या अकाउंट चलेगा। व्हाट मैसेज वर्क्स, वही बात है कि किस तरह का मैं मैसेज दूंगा तो वो चलेगा। और कंटेंट का फॉर्मेट क्या होगा, रील होगी वो सिंगल पोस्ट होगी, स्टैटिक पोस्ट होगी या कैरोसेल होगा। तो इससे आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ काम करती है। ये ना हो कि आप पूरे महीने के कैरोसेल्स बना के रख लें, आपने कंपैरेटर एनालिसिस किया हुआ ना हो और एंड पे आके पता लगे कि नहीं जी अब तो कैरोसेल्स चलते नहीं हैं, अब तो सिंगल पोस्ट चलती नहीं है, अब तो रील्स चलती हैं और रील्स आपने बनाई हुई ना हो। यानी कि पूरे 30 दिन आपके ज़ाया गए, पूरे 30 दिन की मेहनत आपकी ज़ाया की, आपका वक्त ज़ाया गया, आपने जो इन्वेस्टमेंट अपने टाइम की वो ज़ाया गई, आपने अपनी स्किल की जो इन्वेस्टमेंट की 30 दिन वो गई, रिकॉर्डिंग्स वगैरह की, डिज़ाइन्स वगैरह की, वो सब कुछ ज़ाया गए। तो इसलिए कंपैरेटर एनालिसिस से आपको ये पता लग जाता है कि जी मार्केट में क्या चल रहा है। कंपैरेटर एनालिसिस का मैं एक चीज़ करता हूँ कि इसको कॉपी आपने नहीं करना। हाँ, इंस्पिरेशन आपने ज़रूर लेनी है। कभी भी किसी को देख के कॉपी नहीं आपने करना। हाँ, अगर आप अर्ली स्टेजेस में हो तो आप कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अब आपने स्टेप ले लिया। बहुत से लोग होते हैं वो स्टेप ही नहीं लेते। वो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? हमने किसी को कॉपी नहीं करना, और वो स्टेप लेते ही नहीं पूरी ज़िंदगी। आपको स्टेप लेना है, इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ़ कह रहा हूँ कि आपने स्टेप लेने के लिए कॉपी कर लो अगले को, नो इश्यूज़। लेकिन एक टाइम जल्द ही उसको कॉपी करने के बजाय आप अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? पता लगे आपको, लोग पहचाने कि जी वो इस तरह का कंटेंट बनाता है। ये नहीं कि जी आप कॉपी कर रहे हो, और आप कॉपी भी करोगे तो आपका कंटेंट नहीं चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है उस बंदे का, आपके कंपेटिटर का। अब 2026 में जो है ना वो कंटेंट बहुत ज़्यादा है भाईजान, ओवरलोड हो चुका हुआ है। इवन मैंने अब जब इंस्टाग्राम अपना ये दोबारा से 317 पोस्ट हैं, लेकिन उससे पहले फ़ोटोग्राफ़ी थी मेरी, ठीक है? अगर आप नीचे जाओगे तो आपको फ़ोटोग्राफ़ी मिलेगी, जैसे कि ये पोस्ट है, मैं फ़ोटोग्राफ़र था एक, तो मैं करता था ये, उसी अकाउंट को मैंने फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट कर लिया है कि मैं अब यहाँ पे फ्रीलांसिंग वगैरह बताऊँगा। तो जब मैंने ये कंटेंट बनाना स्टार्ट किया अपना, तो मैंने कहा यार अब तो हर कोई बंदा कंटेंट बना रहा है। जब मैं बैक इन 2019 में फ़ोटोग्राफ़ी करता था तो बहुत कम कंटेंट होता था। उस टाइम पे इवन जो
यूट्यूबर्स हैं वो भी बहुत गिने-चुने थे जिनको आप फिंगर टिप्स पे कर लोगे, जैसे कि इरफान जनेजा हो गया, मुरू हो गया, यूं खान हो गया, ये बस ये 3 होते थे, या डकी भाई को वो रोस्टिंग वगैरह करते थे। उसके अलावा और कोई ना यूट्यूबर ना टिकटॉकर भी बहुत गिने-चुने थे, जिनका मुझे आइडिया ही नहीं है कि कौन से थे या कौन से नहीं थे, क्योंकि मेरा उस तरफ इंटरेस्ट कभी गया ही नहीं है। तो लेकिन अब यकीन करो, मैं किसी की प्रोफाइल ओपन करूँ 100 के फॉलोअर्स, किसी की ओपन करूँ 1 मिलियन, किसी की ओपन करूँ 500 के फॉलोअर्स, तो समझ से बाहर हो गई है चीज़ कि इतना कंटेंट हो गया अब 2026 में। क्यों साथ में ट्रेंड्स डेली बेसिस पे रोज़ आते हैं। अब ये एक मैंने ट्रेंडिंग रील देखी, तो मैंने इसको थोड़ा-सा चेंज करके मैं उस टाइम गाड़ी में ही बैठा हुआ था। मैंने अब बना ली, रील बना ली, और जी आगे फॉग थी बहुत ज़्यादा, तो ऊपर मैंने अपने उस टाइम एकदम पंच ये लाइन मुझे की, तो मैंने ये लाइन ऊपर लिख दी, और व्यूज़ वगैरह इसके मुझे अच्छे मिल गए। रीच इसके ऊपर बहुत अच्छी मुझे मिल गई, ऑर्गेनिक रीच अच्छी मिल गई उसी टाइम। तो ये है कि आपने ट्रेंड्स को बहुत फॉलो करना है, उस लेकिन अपनी नीश के साथ रहते रहते मैंने देखो अगर किया तो वो बहुत ज़्यादा कोई 360 डिग्री पे नहीं गया। उसके बाद प्लेटफॉर्म जब आप अपने फॉर्मेट्स डिफाइन कर लेते हो, तो प्लेटफॉर्म्स आपको खुद ही अ, उसका देता है, रिजल्ट देता है। और उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, यानी कि आपने सेम कंटेंट नहीं बनाना, आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। अगर आप सेम कंटेंट उस तरह का बना रहे हो, तो लोग आपको देखेंगे भी नहीं। और ये मैं शुरू से एक चीज़ कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे कामयाब तब हो सकते हो जब आप ओरिजिनल जिस तरह की रियलिटी में हो, आप रियल लाइफ में हो, अगर आप वैसा ही शो करोगे। या मैं इन्फ्लुएंसर या जो ब्रांड अपना क्या पब्लिक फिगर जो लोग सोचते हैं वो ठीक है, ये बिजनेसेस के लिए नहीं। तो ये उनके लिए है कि आप बिजनेसेस में आए, तो बिजनेसेस डिफरेंशिएशन कैसे हो सकते हैं। क्रम्बल की एक एग्जांपल अगर हम लें, क्रम्बल सिर्फ और सिर्फ चला है अपनी सोशल मीडिया की मार्केटिंग की वजह से। कुकीज़ और भी बहुत से ब्रांड्स बेच रहे हैं, बट क्रम्बल क्यों इतनी जल्दी से चला कि वो उसने अपने सोशल मीडिया की गेम के थ्रू चला है, और सोशल मीडिया आजकल हर कोई यूज़ करता है। वो बस जी लोगों को ये होता है कि हम भी लगाएंगे स्टोरी, रील लगाएंगे तो हमें भी व्यूज़, लाइक एक वो कहते हैं ना कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी कि जी हमने क्रम्बल से खा लिया। तो ये बात है, आपने अपने आप को, अपने बिजनेस को अलग करना है मार्केट से। उसके बाद ये आई थिंक सो सेम है। हाँ, सेम है, सॉरी सेम हो गया। ओके, नो इश्यूज़। उसके बाद ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपने एनालाइज़ करना है कि आपका कंटेंट फॉर्मेट क्या हो, ठीक है? आपने सिंगल पोस्ट बनानी है, रील बनानी है, या कैरोसेल बनाने हैं। अब जो मैं अभी तक लेके चल रहा हूँ, मैं अभी तक रील्स लेके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कैरोसेल्स भी काम करते हैं, लेकिन कैरोसेल्स पे मैं अभी खुद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ये अकाउंट डेड हो चुका हुआ था। फॉलोअर्स मेरे अच्छे थे, बट मैंने दोबारा से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो थोड़े से फॉलोअर्स भी उठे हैं मेरे, और मुझे रील्स पे भी थोड़े व्यूज़ आना शुरू हुए हैं, 400-500, नहीं तो मेरी ये 100-200 से रील की गेम ऊपर नहीं थी जा रही, ठीक है? स्टार्टिंग में नीचे अगर जाएँ तो रील्स बिल्कुल डेड हो गई हुई थी। मतलब कि 9,000 साढ़े 9,000 फॉलोअर्स हैं, और रीच मेरी डेड चलेगी, क्योंकि मैंने अकाउंट पे काम ही नहीं किया। ये अभी 2 हफ्ते हुए हैं कि मैंने दोबारा काम शुरू किया, तो इसलिए मैं कैरोसेल्स की तरफ नहीं था जा रहा। मैंने कहा पहले मैं अकाउंट को जगाऊँ तो सही, कि मैं भी हूँ, तो ये महीना 2 महीना मैं कंटेंट अपलोड करूँगा, मुझे पता है फिर कहीं न कहीं मेरा अकाउंट आएगा, अदरवाइज़ डेड है मेरा अकाउंट। उसके बाद हुक्स एंड मैसेजिंग, कि आप हुक क्या दे रहे हो। अब देखो जिस तरह यहाँ पे हुक क्या है, फ्री कैनवा डेंटल किट, कि अगर किसी को डेंटल किट चाहिए फ्री, ये हुक है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो फौरन इसके ऊपर आएगा और वो कमेंट करेगा, जो कि ऑलरेडी मुझे कर भी रहे हैं, ठीक है। और मैंने कैनवा टेम्पलेट भेजी भी है, तो ये हुक है। प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिलता, ये भी हुक है। क्लाइंट हंटिंग, ये भी हुक है। आप हुक क्या कर रहे हो। उसके बाद ऑफर्स, आप क्या दे रहे हो। कॉल टू एक्शन, ये ऑफर्स में भी आ जाता है, ठीक है। कॉल टू एक्शन मैं इसमें कह रहा हूँ कि मुझे अगर आप ये रील ओपन करो, तो यहाँ पे मैंने उन्हें बोला कि कमेंट फॉलो करो और डेंटल सोशल मीडिया टेम्पलेट की फ्री एंजॉय करो, ठीक है। आगे यहाँ पे वीडियो में भी मैं बोलता हूँ कि ये टेम्पलेट कमेंट करो और मुझे फॉलो करो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये हुक हो गए। एंगेजमेंट पैटर्न्स किस किस तरह के हैं, कि यानी कि दोबारा से वही बात आ गई कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट हो रहा है, क्या चीज ऑफर्स दे रहा है, क्या लीड मैग्नेट्स हो गए उनके, और पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, और कंसिस्टेंसी क्या है। जिस तरह मेरी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी डेली बेसिस पे है, मैं रोज एक रील लगाता हूँ, ठीक है। और कंसिस्टेंसी है या नहीं है, तो ये चीजें आपने 5 चीजें देखनी है।
कंपेटर्स का फॉर्मेट क्या है, उसके हुक्स क्या है, वो ऑफर क्या कर रहा है, उसका एंगेजमेंट पैटर्न किस तरह का है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कैसे होता है, रील्स के थ्रू होता है, स्टोरीज के थ्रू होता है, कर्सल्स के थ्रू होता है, या लाइव के थ्रू होता है। उसके बाद पोस्टिंग फ्रिक्वेंसीज की क्या है और कंसिस्टेंट है या नहीं है। उसके बाद 5 कंपेटर्स आपने जो अपने हैं वो देखने हैं, टॉप के कंपेटर्स। इसमें एक ये चीज़ आता है, ये आप ज़्यादा भी देख सकते हो, 5 से 10 तक मैक्सिमम आप जा सकते हो, लेकिन 20-30 कंपेटिटर निकालना कोई फ़ायदा नहीं आपको देगा। आप अच्छी निकालो कंपेटिटर, उनका एनालिसिस अच्छा करो, बजाय इसके कि आप 20 कंपेटिटर्स को लेके बैठ जाओ और उनका एनालिसिस ही आप सही तरीके से ना करो। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम आएँगे कि उनके कंटेंट का ऑडिट करेंगे कि किस तरह का कंटेंट उनका चल रहा है। उनकी रील्स चल रही हैं, यानी कि शॉर्ट वीडियोज़ उनकी चल रही हैं, उनका कर्सल्स चल रहा है, उनके टेस्टिमोनियल्स चल रहे हैं, उनकी एजुकेशनल पोस्ट चल रही हैं या उनकी स्टोरीज़ चल रही हैं, ये आप देखोगे, ठीक है? आप उस चीज़ को नोट डाउन करोगे, उनकी स्टैटिक पोस्ट चल रही है, एजुकेशन चल रहा है, ट्रस्ट चल रहा है, मतलब कि कंटेंट का जो टाइप है ना और फॉर्मेट है, वो किस तरह का चल रहा है। दोनों चीज़ें आप इसमें नोट करोगे। उसके बाद हुक एंड मैसेजिंग एनालिसिस आप करोगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाईजान, हुक ही सब कुछ है। अब के टाइम पे अगर आपने पहले 3 सेकंड में अपने ग्रैब नहीं कर लिया ऑडियंस को, तो वो ऑडियंस गई, बस फ़ारिग होगी। कैप्शन की पहली लाइन आपने देखना है कि जो आपका कंपेटिटर है वो क्या लाइन लिखता है। वीडियो के पहले 2 सेकंड क्या होते हैं, और उसके बाद हेडिंग अगर कर्सर वो कर रहा है तो हेडिंग क्या है। जिस तरह अब ये है, ठीक है? इसमें अगर आप आओ तो ये देखो कि मैंने कमेंट फॉलो करो और डेंटल सोशल मीडिया किट एंजॉय करो, ये मैंने कैप्शन में बता दिया है। उसके बाद रील के पहले 3 सेकंड में मैं बता रहा हूँ ये मैंने टेम्पलेट किट बनाई है, आपने अगर चाहिए तो ले लो। पहले 3 सेकंड में मैंने ये बता दिया, ठीक है? तो इस तरीके से आपने देखना है, ये हुक हो गया मेरा। इस तरीके से आपने देखना है कि आपका क्लाइंट क्या कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंगेजमेंट पैटर्न क्या है, कमेंट्स को रिप्लाई करता है या नहीं करता। अब एंगेज एक बार मैं पीआर कर रहा था तो एक बंदे ने कहा कि हमाद भाई ये देखें ये अकाउंट है, हम इनको पीआर भेजते हैं। मैंने कहा इधर दिखाओ ज़रा। वो एक एक प्रोडक्ट था जो मदर्स को टारगेट करता था, ठीक है? बेबीज़ के लिए एक्चुअली प्रोडक्ट था वो, लेकिन टारगेट ऑडियंस मदर्स थी। तो उसने कहा हमाद भाई ये देखें ये एक मदर हैं, इधर लाहौर की हैं, हम इनको पीआर भेजते हैं। मैंने कहा इधर दिखाओ मुझे। तो जब उन्होंने दिखाया मैंने कहा भाईजान ये फॉलोअर्स फेक हैं। उसने कहा आप कैसे कह सकते हैं? तो मैंने वहाँ बैठे-बैठे किया। मैंने रील ओपन की। मैंने कहता है रील पे व्यूज़ भी अच्छे हैं। मैं कहा बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन जब कमेंट ओपन किए तो अंदर लड़कों के कमेंट थे या किसी पे कमेंट्स ही नहीं थे, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि क्या कमेंट्स रियल हैं या फेक हैं? अगर रियल हैं तो क्या वो आपकी वाक़ई ऑडियंस, अगर वो मदर ब्रांड है तो उसमें कहीं लड़के या मर्द हज़रात तो नहीं घुसे हुए? औरतें वाक़ई इंटरैक्ट कर रही हैं और औरतें बता, जिस तरह एक मैंने उसको फिर ढूँढ के दिया उसमें मदर्स का ही वो था, मदर ही थी वो, और उसके वो रेसिपीज़ वग़ैरह मतलब कि बेबीज़ के से रिलेटेड जिस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो मदर शेयर कर रही थी, और वहाँ पे लड़कियाँ आके, औरतें आके कमेंट कर रही थी कि हाँ, हमने भी ये ट्राई की थी प्यूरी, बहुत मज़े की थी, हमारा बेबी को बहुत अच्छा लगा। इसे कोई कह रहा था मेरे नहीं, मेरे बेबी को सूट नहीं किया, यानी कि ये चीज़ क्वालीफ़ाई कर रही थी कि हाँ जी, कमेंट्स और फॉलोअर्स लेजिट हैं। उसके बाद उस रील के ऊपर या उनकी पोस्टों के ऊपर, उनके कंटेंट के ऊपर सेव और शेयर कैसे हैं, और वो डीएम में कोई ट्रिगर होता है या नहीं होता, यानी कि अगर उनको डीएम में मैसेज करो तो वो रिप्लाई करते हैं नहीं या नहीं करते, और उनको कौन से ज़्यादा टॉपिक पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आती है, ठीक है? आपने ये अपने क्लाइंट का पैटर्न देखना है, ये चीज़ें भी आपने चौथे नंबर पे देखनी है। उसके बाद 5वें नंबर पे आपने देखना है कि वो बेच क्या रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं। यानी कि अगर कोई फ्री लीड मैग्नेट है उनका या नहीं है। अब लीड मैग्नेट आप बोलें तो क्या है, जिस तरीके से ये मैंने किया है, ये एक तरह का मुझे लीड मैग्नेट मैंने क्रिएट किया है कि फ्री कैनवा डेंटल किट, ठीक है? लीड मैग्नेट से क्या होता है बेसिकली, लीड मैग्नेट से डिफरेंट जो बिज़नेसेस होते हैं वो ग्रैब करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या सेल्स ग्रैब करते हैं, ठीक है? इनडायरेक्टली। तो इससे मैंने क्या ग्रैब किया, इससे मैंने ग्रैब किया है कमेंट्स ग्रैब किए हैं और फॉलोअर्स ग्रैब करूँगा मैं। जो मेरा अभी तक था गोल इस रील का ये था कि मैं मुझे कमेंट्स आएँगे जिससे इंस्टाग्राम को पता लगेगा कि जी लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इससे फॉलोअर्स भी आएँगे जिससे इंस्टाग्राम को ये पता लगेगा कि जी ये रील देखने के बाद इसको फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। जिस तरह देखो 3 फॉलोअर आ गए, अब पता नहीं इस रील के थ्रू आए हैं या कैसे आए हैं। तो ये आपने देखना है कि फ्री लीड मैग्नेट क्या है, डिस्काउंट्स वगैरह वो उसका कंपेटिटर दे रहा है या नहीं है,
उसके बुकिंग लिंक्स हैं या नहीं है। लिंक्स तो इंस्टाग्राम की कैप्शन में काम नहीं करते, लिंक्स यहाँ पे काम करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस तरीके से वेबिनार वगैरह कोई करवा रहे हैं, अगर आपका करवाता है या नहीं है। उसके बाद डीएम के कीवर्ड की स्ट्रेटजी क्या है कि डीएम में ये ऑटोमेशन में आता है, आप ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे बोला है कि टेम्पलेट करें तो मैं आपको डीएम कर दूंगा, तो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी वो प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 5वें नंबर पे आपने ये देखना है। उसके बाद आपने ये एक एनालाइज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अब देता हूँ कि अगर हम कंपैरिज़र्स को करें और अगर कोई लोकल सैलून है, तो जिस तरह लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि देखेंगे कि बिफ़ोर एंड आफ्टर रील जो होती हैं, वो बेस्ट परफ़ॉर्मिंग होती हैं, क्योंकि सैलून पे हैं। अगर हम फीमेल सैलून की बात करें, लेडीज़ के सैलून की बात करें, तो उनके बाल पहले कैसे थे और स्टिचिंग करवाने के बाद उनके बाल कैसे हो गए, ठीक है? वो बहुत रिज़ल्ट मैटर करता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं, वो ये देखती हैं कि हमने स्टिचिंग पे अगर पैसे लगाने हैं, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हम देखना चाहते हैं। उसके बाद कि जी उसकी प्राइस क्या है और वो किस जगह पे है, ठीक है? ये कैप्शंस में ज़रूर हो। उसके बाद क्लाइंट रिव्यूज़ हों, वो क्लाइंट रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अपलोड करता हो सैलून वाला, ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो वीकली ऑफ़र्स भी को लगाता हो, वीकली ना आप मंथली भी कर सकते हैं, बट वीकली बहुत ज़्यादा एक क्लटर सा, मतलब कि लोग नॉन सीरियस फिर हो जाते हैं। लोग बोलेंगे कि भई हर हफ़्ते लगा सकते हैं, आप मंथली या वंस इन अ 2 मंथ आप कर सकते हैं या 3 मंथ्स कर सकते हैं, ऑफ़र्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है? और आपने ये फाइंड किया है। उसके बाद आप जो स्ट्रैटेजी, इसको आपने ये चीज़ें देखी हैं कंपैरेटर्स की। आप जो स्ट्रैटेजी करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, बिफोर आफ्टर की सीरीज़ आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज़ ना भी करें तो सिंपल भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, क्लाइंट प्राइस और जो लोकेशन है वो कैप्शन में डाल रहा है। यानी कि ये जो हमने क्लाइंट की एग्जांपल लिया है, वो क्लाइंट अपनी जो प्राइस है और जो लोकेशन है वो कैप्शन में डाल रहा है। जबकि आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टोरी हाइलाइट्स बनाने चाहिए, जैसे कि ये स्टोरी हाइलाइट्स हैं, ठीक है। ये मैंने फेसबुक लीड एड्स की बनाई हुई है, यूट्यूब कोर्स की बनाई हुई है, अपवर्क रिव्यूज़ की बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिव्यूज़ बनानी पड़ेंगे, स्टोरी हाइलाइट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें आप अपने कंपैरेटर की वहाँ पे रिव्यूज़ भी दिखा सको कि उसके क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देंगे। प्राइसेस को यहाँ पे लगाना मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप फीड के ऊपर प्राइस लगा रहे हो, ठीक है। आप उसको भी हाइलाइट्स में लेके जा सकते हो और अपनी लोकेशन भी आप अपनी कैप्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ-साथ आप देखो, अगर कोई भी आपके प्रोफ़ाइल पे लैंड हुआ है, तो वो यहाँ से देखना शुरू है और यहाँ तक आया। अब यहाँ तक पहुँचना ज़्यादा ईज़ी है या कोई रील ओपन करके वहाँ पे आप रील में भी लिखो अपनी लोकेशन, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे हाइलाइट्स में भी लाज़मी दो कि किसी को ढूँढनी ना पड़े किधर है। ऊपर यहाँ पे लोकेशन का एक सिंबल, जिस तरह ये फ़ेसबुक, यूट्यूब का लोगो लगाया हुआ है, आप लोकेशन का लोगो लगाएँ, यहाँ पे नीचे लोकेशन लिखें और अंदर कोई स्टोरी आप लगा दें कि जी ये हमारी लोकेशन है। सिंपल ग्राफिक बना के, और वीकली प्रोमो डे कर लें, मंथली प्रोमो डे कर लें, ठीक है? इस तरीके से आप अपने जो स्ट्रेटजी है उसको अपडेट कर सकते हैं कंपैटिटर से। उसके बाद यूज़ कंपैटिटर डेटा टू स्टैंड आउट। अब डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है कि आपने सेम टॉपिक को ना न्यू पर्सपेक्टिव से करना है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कहा था कि आपने उसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट में हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है, तो आप उसको कॉपी कुछ टाइम के लिए करें, लेकिन उसके बाद उसको नए तरीके से करें, यानी कि न्यू पर्सपेक्टिव। आपका एक नज़रिया अपना है, ठीक है। आपका जो सोच है वो आपकी अपनी है। मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच के मुताबिक सोचूंगा, मेरी डिफरेंट है आपसे, आपकी मेरे से डिफरेंट है, कोई तीसरा बंदा होगा उसकी डिफरेंट है। कभी भी किसी एक ट्रक के पीछे नहीं लगना, आपने जो अपनी सोच है उसके मुताबिक उस टॉपिक पे बात करनी है। अगर मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है इस टॉपिक पे भी, वैसे तो आपस की बात है, कोई वीडियो ही नहीं अपलोड भाईजान, इस पे भी कोई वीडियो नहीं अपलोड, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल होती भी, तो उनका बात करने का स्टाइल अलग था, मेरे बात करने का स्टाइल अलग है, मेरे समझाने का स्टाइल अलग है, आप वो किसी और के समझाने का स्टाइल अलग है। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल, जो कि है ही नहीं है, यूट्यूब पे किसी ने कंपैरिजन एनालिसिस पे टॉपिक पे लेक्चर बनाया ही नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो उसको मैं, अगर मैं उसके टॉपिक पे बना भी रहा होता, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बनाता, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपको स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करनी है। सोशल मीडिया अब चलता ही स्टोरी टेलिंग से, अब भाईजान जो भी हो, वो कहते हैं ना यार, जो चीज़ बिकती है, अगर किसी के पीछे कहानी है ना, वो चीज़ बिकेगी। इसकी मिसाल एक बड़ी अच्छी मैं देता हूँ। जब मैं फोटोग्राफी करता था ना, तो जो एक सबसे महँगी पेंटिंग बिकी थी ना, पिक्चर बिकी थी, वो एक आलू की थी, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ।
पोटैटो फेमस पिक्चर फोटोग्राफ एक्सपेंसिव। मैं पता नहीं इस टाइम क्या कीवर्ड लिख रहा हूँ, बट ये ठीक है, ये एक्सपेंसिव पिक्चर थी। और ये देखो 1.8 मिलियन डॉलर की बिकी थी। अब ये कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी या इंडियन, ये आप इसको कन्वर्ट कर लो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक आलू की तस्वीर थी, ठीक है। अब ये क्यों बिकी इतने की, उसने इसके पीछे भाईजान स्टोरी बनाई हुई थी कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये उसने तस्वीर बनाई थी और उसकी तस्वीर 1 मिलियन। अब वैसे तो आप बोलोगे भाईजान 1 मिलियन के आलू लो ना तो 7 नस्लें बैठ के खाएं, या आलू ही खराब हो जाए। लेकिन बात यह है उसने इसके पीछे एक स्टोरी बनाई और फिर ये चीज़ बेची। उसके बाद आपके पास प्रूफ जो हों वो स्ट्रॉन्गर हों, जिस तरीके से अगर मैं अब ये सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मैं बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट किस तरह लेने हैं, तो मेरे पास प्रूफ है, मेरा अपवर्क मेरा प्रूफ है, मेरा फाइवर मेरा प्रूफ है, फाइवर जो कि मैं यूज़ नहीं करता। मेरा अपवर्क मेरा प्रूफ है कि मैंने देखो इतने क्लाइंट्स लिए हैं, मैंने इतने पैसे वहां से कमाए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मैं उस पर बात करता हूँ। उसके बाद क्लैरिटी आपको क्लियर होनी चाहिए, हायर क्लैरिटी हो आपकी कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। तो दोबारा ये आपके लिए मैंने लिखा, कॉपी करने से ब्रांड डेड जरूर होगा आपका। एनालाइज करो, अपना यूनिक एंगल बनाओ, अपनी यूनिक आपका यूनिक पर्सपेक्टिव है उस पर आप बात करो, तो फिर ही आप अलग अलग होगे। ये मैं एक छोटी सी टेम्पलेट है, वो आपके लिए बनाई है कि आप एक्सेल पे जाएं। एक्सेल पे आप एक शीट बनाएं, जिस तरीके से यहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे, एक्सेल अगर, हाँ जी ये शीट्स आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम ये बने, ठीक है। आप यहाँ पे आप क्या करें, आप जनाब सबसे पहले ऊपर कंपेटिटर नेम लिख लें, जो भी हो। और यहाँ से स्टार्ट, नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। नेम लिख लिया, आगे फिर उसका यहाँ पे लिख लिया बेस्ट परफॉर्मिंग, फिर हुक स्टाइल लिख लिया, कॉल टू एक्शन लिख लिया, इस तरीके से सारे यहाँ पे आगे करके लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आप जिसको भी एनालाइज करोगे उसके उसका यहाँ पे नाम लिखते जाओ और उसके आगे उसका बेस्ट परफॉर्मिंग लिखो, हुक लिखो, कॉल टू एक्शन लिखो, इस तरीके से लिखो, ये आपने करना है। इससे आप क्या होगा, कंपेटर, इससे आपके पास हर चीज डॉक्यूमेंटेड होगी, ठीक है। कि क्या है, क्यों है, कैसे है, आपके पास ज़ुबानी कलामी चीज़ें नहीं होंगी। आपने कंपेटिटर का नेम लिखना है, उसका देखना है बेस्ट परफॉर्मेंस पोस्ट टाइप क्या है, यानी कि उसकी वो रील है, उसका कर्सर है, या उसका कोई स्टैटिक पोस्ट है, क्या है, उसका हुक स्टाइल क्या है, कि वो पहले 3 सेकंड में क्या बात करता है, किस तरह बात करता है। कि फॉर एग्जांपल जो हुक स्टाइल बहुत चला है, अगर आप भी फ्रीलांसिंग से, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ये हुक स्टाइल हो गया, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके आपके कंपेटिटर का हुक स्टाइल क्या है। उसके बाद कॉल टू एक्शन टाइप, कि कॉल टू एक्शन यानी कि मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या कहा है कि आप कमेंट करें, फॉलो करें, मैं आपको डीएम कर दूंगा। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में लिखना पड़ेगा कि कितनी बार पोस्ट करता है। और व्हाट वी विल अडॉप्ट, हमें अब क्या करना चाहिए, अगर वो कंपेटिटर ये करा तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जब आपके पास डाटा होगा ना सारा का सारा, तो स्ट्रेटजी आपकी ऐसे आराम से बनेगी ना, कंटेंट स्ट्रेटजी की, आपको पता भी नहीं लगना कि इन दो कामों में ही आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो ये था आपका कंपैरिजन एनालिसिस का लेक्चर। अगर इसकी समझ नहीं आई हुई तो मुझे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे डीएम करना, जो हो मैं इंशाल्लाह आपको वॉइस मैसेज भी कर दूंगा। आजकल मैं बहुत एक्टिव हूँ तो फ़ायदा ले लो, और एक्टिव नहीं रहा तो फिर मैं तो और कोई काम कर रहा हूँ तो आपके फिर क्यूरियस ही रह जाएंगे। अच्छा जी, अब हम असाइनमेंट्स की अगर बात करें तो आपने कोई कंपैरेटर लेना है सबसे पहले। तो आप, अच्छा, आप जो असाइनमेंट्स करके मुझे सेंड कर रहे हो ना, आप सिंपल उनके आंसर दे रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ कोई सबसे पहले एक बिजनेस चूज करो। फॉर एग्जाम्पल आपके गली के कोने पे कोई डेंटिस्ट है ना, उसी को चूज कर लो आप। लेकिन किसी एक बिजनेस को चूज करो। अब आपने वो डेंटिस्ट चूज कर लिया है, अब आप उसके 5 कंपेटिटर्स करो कि उसके कंपेटिटर आपके मोहल्ले में ही कोई है उसका कंपेटिटर। अगर है तो उनको लिखो, नहीं है तो आपकी सोसाइटी में कोई है, नहीं है तो अब आपके शहर में उसका कोई कंपेटिटर है, वो 5 आप लिखो, ठीक है। उसके बाद उन पांचों की जो टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट है ना, उनको देखो क्या क्या वो पोस्ट हैं, क्या वो रील हैं, वो क्या है, उनको लिखो आप। तो उनका फॉर्मेट क्या है, वो रील है, कर्जल है, या स्टोरी है। उसका हुक स्टाइल क्या है, वो पहले 3-5 सेकंड में क्या बात कर रहा है, कि कोई मिस्टेक पे बात कर रहा है वो, या किसी टिप पे बात कर रहा है, या कोई बोल्ड क्लेम कर रहा है कि अगर $1 लाख कमाना है तो ये वीडियो आप देखें, ठीक है। बोल्ड क्लेम है ये।
$1 लाख कमाना भैया में ही कमाया जाता है, हमसे पूछो पापड़ कितने बेलने पड़ते हैं। उसके बाद उसका कॉल टू एक्शन क्या है? यानी कि वो क्या कह रहा है, कमेंट करो, डीएम में मुझे मैसेज करो, मैं आपको इसकी एक स्ट्रैटेजी दूँगा, या लिंक पे क्लिक करो या सेव शेयर, जो भी है, वो आपने उसके ऊपर लिखना है, ठीक है? इसी तरीके से एक्सेल शीट के ऊपर। उसके बाद आपने असाइनमेंट 3 में आपने उस डाटा से स्ट्रैटेजी बनानी है, कि अब आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे, इंस्पायर होके बनाना है, कॉपी करके नहीं। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इंस्पायर होके करो, कॉपी नहीं करना। और उसके साथ-साथ लिखो कि प्लेटफ़ॉर्म क्या है, ऑडियंस का इंटेंट क्या है, यानी कि लोग क्या चाहते हैं उसको वो देख के, और बिज़नेस का गोल क्या है। और इसका रूल है कि कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है भाईजान, कॉपी पेस्ट नहीं, इंस्पिरेशन आप ज़रूर लो कि क्लाइंट ने अगर इस तरह की बनाई है, उसके कंपैरेटर ने, तो हम इस तरह की बना सकते हैं। और 3 आइडियाज़ देने हैं आपने विद एक्सप्लेनेशन, और प्रोफेशन सही कॉपी नहीं करना आपने, ठीक है? कंपैरेटर को एनालाइज़ करना है, और उसके ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। तो जी, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आई होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे डेली बेसिस पे टिप्स आ रही हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह वो भी बता दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।